नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में राजनीतिक संकट के लिए जेडीयू ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री से मिले अरविंद केजरीवाल, पूर्ण राज्य की रखी मांग। मनीष सिसोदिया होंगे डिप्टी सीएम, मंत्रियों के नाम करीब करीब तय। जारी रहेंगे आर्थिक सुधार, वित्त मंत्री का ऐलान। दिल्ली चुनाव के नतीजों का नहीं होगा असर। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से विदेशी महिला पर्यटक की मौत। राज्य में बीमारी से अब तक 117 मौतें। देश भर में 400 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। और विश्व कप क्रिकेट का रंगारंग आगाज। 14 फरवरी से मुकाबले। खिताब बचाने का टीम इंडिया पर होगा दबाव। सबसे पहले पहली खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राज्य में सियासी संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। इस बीच नीतीश के समर्थक 128 विधायकों ने आज दिल्ली की सैर की। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच सियासी जंग तीखी होती जा रही है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को 20 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने को कहा है। जब नीतीश को यह खबर मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। जानबूझकर बिहार की राजनीति को प्रदूषित करके, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देकर और पूरे माहौल को इतना विषाक्त किया जाएगा और इस प्रकार का एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा किया जाएगा और अंत में उनकी मंशा वहां अंततोगत्वा पूरा एक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और इस ढंग की सारी बात है, उनकी योजना है, उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। बीजेपी ने नीतीश के आरोपों को गलत बताया है। हालांकि विश्वास मत पर पार्टी अपने पत्ते खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि सदन के अगर नेता को, वो अपनी पार्टी के नेता को हटाना भी चाहते हैं तो संवैधानिक नियमों और दायरे का पालन करें। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोकतांत्रिक पार्टी के नाते समय पे जो उचित निर्णय होगा करेंगे। उधर मुख्यमंत्री मांझी ने पटना में गुरुवार को एक कार्यक्रम में अपने पद पर बने रहने को लेकर इशारों में बड़ी बात कह दी। लेकिन जाते जाते हम आप लोगों की व्यवस्था करके जाएंगे और यदि रहने की बारी आ जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके लिए और क्या न किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाने की अपील की थी। बीजेपी नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी को धोखा देने और एक महादलित के अपमान का आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन 20 फरवरी को विश्वास मत के दौरान उसका क्या रवैया रहेगा ये स्पष्ट नहीं कर रही है। कैमरामैन स्मृति के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस बीच पटना हाईकोर्ट में आज भी नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के मामले पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील और जेडीयू नेता पीके शाही के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि कल के फैसले का नीतीश को जेडीयू का नेता चुने जाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कल का उनका आदेश का किसी प्रकार का प्रभाव राजनीतिक पार्टी इंक्लूडिंग जेडीयू के मामले पर नहीं पड़ेगा। अर्थात श्री नीतीश कुमार के नेता चुने जाने पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न कोई विवाद है। और जेडीयू के फिलहाल नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं राज्यसभा से, जेडीयू से केसी त्यागी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहला सवाल ये है कि आप बार बार आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। ये बताइए कि कई लोग जो है सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने पहले ऐसा किया ही क्यों? पहले क्यों जीतन राम मांझी को बनाया मुख्यमंत्री और फिर अब हटाया? लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता दल यू की हार हो गई थी तो नैतिक आधार पर नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। विधानमंडल दल ने उनको अधिकृत किया कि वो अपना नॉमिनी बनाए, तो उन्होंने श्री जीतन राम मांझी को नियुक्त किया और बनने के कुछ दिनों बाद ही
उनके अनाप शनाप बयान आने लगे, कभी महिलाओं को लेकर के, कभी समाज के अंतर्विरोधों को लेकर के, कभी शराब पीने को लेकर के, कभी रिश्वत ज्यादा नहीं कम लेनी चाहिए इसको लेकर के। तो पार्टी कई मौकों पर असहज महसूस करती थी। इसी बीच में उनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बढ़ी और बाकायदा जनता दल यू के पार्टी से भी और विधानमंडल दल से भी उनकी दूरी बढ़ने लगी। शरद यादव जी ने उनसे बातचीत करके, मैं अपनी बात कहूं? जी जी, मैं बात खत्म करूं अपनी? जी बोलिए। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 7 तारीख को उनकी सहमति, इसको समझना जरूरी है, 7 तारीख को उनकी सहमति से मीटिंग बुलाई और उन्होंने भी इसमें आने की अपनी मंशा जनाई। शाम को 7 को 4 बजे जब मीटिंग थी उसमें नहीं आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अवहेलना करके उन्होंने कहा कि यह मीटिंग असंवैधानिक है। श्री नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया, 12 विधायक उनके साथ थे और 98 विधायक श्री नीतीश कुमार जी के साथ थे। अगले दिन आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, इंडिपेंडेंट समेत 130 विधायकों के साथ पार्टी गवर्नर से जाके मिलती है और एमएलएज की परेड कराती है और 4 दिन तक इंतजार करती है। शायद गवर्नर अपने विवेक से श्री मांझी को अल्पमत में होने के कारण वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। इसमें असल में झगड़ा कहां हुआ है और विवाद कहां हुआ है? अगर जनता दल यू का विभाजन ज्यादा हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी फिर अपने पत्ते खोलती, लेकिन 12 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी समर्थन भी देती है तो भी उसकी संख्या 100 से ऊपर नहीं होती है। लेकिन लिहाजा घाटे का सौदा बीजेपी नहीं करना चाहती। आपका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो हमने समझा, सुना, जानने की कोशिश की, आपने अपना पक्ष रखा, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से इसको लिया जा रहा है ये कि आप ही कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी राजनीति कर रही है, जबकि लिया इस तरह से जा रहा है इसको, जो आम जनता समझ रही है, जो जानकार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस हीट से बचने के लिए नीतीश कुमार ने अपने को थोड़े दिन के लिए अलग किया। मकसद यही था कि वापस वही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि शायद जीतन राम मांझी जो है वो अपने दिल और दिमाग की बात कह सकेंगे। उनको ये लग रहा था कि शायद वही बात वो दोहराएंगे जो नीतीश कुमार कहेंगे, और जब उन्होंने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी तब आपको नागवार गुजरने लगा कि ये आदमी हमारा ही बनाया हुआ कैसे हमसे अलग बात कर सकता है। अलग बात में तो ये भी शामिल है कि मैंने भी बचपन में कई लड़कियों से प्यार किया था, ये सेक्सिस्ट रिमार्क है। उन्होंने अलग बात तो ये भी कही कि जब उन्होंने लोगों से पब्लिकली आह्वान किया कि 2 से ज्यादा पैग शाम को मत पिया करें, जो गांधीवादी होने के नाते उनके स्थापित मूल्यों के खिलाफ है। अलग बात तो उन्होंने ये भी कही कि रिश्वत उतनी लो जितने बच्चों को आराम से पाल सको। उन्होंने ये कहा कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो विदेश के रहने वाले। तो ये सारी चीजों से कोई भी राजनीतिक दल होगा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम हो या कोई और भी हो, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी की नीति सिद्धांतों का मजाक उड़ते कोई आखिर आदमी कब तक देख सकता है? नहीं वो सब ठीक है त्यागी, अच्छा, लेकिन जब वो हट गए यहाँ पे। जी हाँ त्यागी जी, ये बताइए मुझे कि चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है और कहीं ना कहीं जो सियासी जमीन है अब जेडीयू के पास उतनी मजबूत नहीं है शायद जितनी एक दौर में हुआ करती थी। जाहिर है एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है, सत्ता विरोधी लहर की भी बात है। उस सब के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने ज्यादा जो है वो दाव पेच खेले जाएं, इतनी बार जो है अपना पासा बदला जाए कि जनता को सब कुछ समझ आ जाए। अब जनता को क्या समझ आएगा, ना तो आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकता हूं, ये तो जनता को तय करना है। अच्छा तो कर सकते हैं। पिछले 3 महीने पहले जब 10 विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन उपचुनाव में 10 में से 6 में जनता ने हमें समर्थन देकर के अपनी इच्छाओं की और अपनी मंशाओं की अभिव्यक्ति की थी। और बिल्कुल ठीक बात, जनता अल्टीमेट है, जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। लेकिन फिलहाल तो ये संवैधानिक संगठन है, संवैधानिक संकट है। पिछले 60 सालों में गवर्नर के पद का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, गवर्नरों ने जिस तरह से बहुमत और अल्पमत की व्याख्याएं की हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब राष्ट्रपति के यहाँ 130 विधायक दिखाए जाने के बाद तो ये जो इतना लंबा समय दिया है, ये खरीद फरोख्त की इसमें संभावना बढ़ गई है। नहीं आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, के तुरंत बाद आपके उनके बयानों की भी बात जायज है। लेकिन केसी त्यागी जी ये बताइए कि जिस तरह से, मैं अपने सवाल पूरा कर लूं,
जिस तरह से आपने एक महादलित को लाकर और कहीं ना कहीं महादलित कम्युनिटी में अपनी एक अच्छी भूमिका बनाने की कोशिश की, एक अच्छा समर्थन जगाने की कोशिश की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही जो बाजी है वो उल्टी पलट जाए, कि उनके बयानों के बावजूद भी जो आप कह रहे हैं वो जायज है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनको पहले लाना फिर उनको हटाना, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी कीमत जो है वो विधानसभा चुनाव में देनी पड़े? अतीत में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब श्री भारतीय जनता पार्टी ने जब श्री कल्याण सिंह जी को हटाया था तो वो भी पिछड़ी जाति के थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब सुश्री उमा भारती को हटाया था वो भी पिछड़ी जाति की और महिला थी, तो सारे देश के पिछड़े तो उनके खिलाफ नहीं हुए। जब पटेल साहब को हटा करके मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो पटेल बिरादरी सारी की सारी तो खिलाफ नहीं हुई। तो एक व्यक्ति को जो आप पूरे समूह का प्रतीक मान करके जो प्रचार और प्रसार करते हैं उसको मैं ठीक नहीं मानता, नंबर एक। नंबर दो, जो महादलित की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके इंजीनियर श्री नीतीश कुमार है और उन्होंने ही इनका एम्पावरमेंट किया, उनको जमीन दिलाने से लेकर राशन कार्ड बनाने से लेकर के आरक्षण दिलाने से लेकर के जितनी भी पिछले 6 महीने में मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माजी साहब से पूछना चाहता हूं कि 2 काम बताएं कि महादलितों के लिए 2 काम हों, और मैं 1 दर्जन जो महादलितों के उत्थान के लिए और एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए गए हैं उसकी फहरिस्त मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए तैयार हूं। केसी त्यागी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके बयानों के अलावा जो ज्यादा समस्या जेडीयू को हो गई है और आपके नेताओं को हो गई वो इस बात से हो गई है कि दरअसल जीतन राम मांझी जो हैं वो महत्वाकांक्षी हो गए हैं, बयानों से ज्यादा उनके महत्वाकांक्षी होने से असुविधा हो रही है? नहीं, महत्वाकांक्षी होना किसी भी नेता का मैं बुरा नहीं मानता, मैं भी महत्वाकांक्षी हूं और नीतीश कुमार जी भी महत्वाकांक्षी हैं। अगर ये महत्वाकांक्षा नहीं होंगी तो राजनीति में हम काम क्यों करेंगे? उनसे दुविधा हुई उनके असुविधाजनक बयानों के और उनके आचरण की वजह से। कई अवसरों पर जो आवश्यक भी नहीं था, पिछले 3 महीने से उनको निरंतर बयान दे रहे हैं वो कि मुझको प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे। जब प्रधानमंत्री के बुलाई की नीति आयोग की बैठक में आए तो 50 मिनट प्रधानमंत्री ने उनको अपने आवास पे अलग बुलाया। इस समय भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, प्रेस मीडिया भी मानता है कि उनके पास इस समय 12 विधायक हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इतने अति उत्साह में थे, उन्होंने कहा भी अभी मैं 36 मंत्री और बनाऊंगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक समर्थन की घोषणा नहीं की है, तो 36 एमएलए मिनिस्टर कहां से आएंगे? यानी कि जनता दल यू को तोड़ो। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, अगर जनता दल यू में विभाजन बड़ा हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी सामने खुल करके आती अपनी दिल्ली की हार का ठीकरा फोड़ने के लिए, लेकिन विधायकों की संख्या कम है। जो भारतीय जनता पार्टी हर चीज पे नीतीश कुमार के समय थोड़ा कम है दे रही है। केसी त्यागी जी, आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, अपने पत्ते नहीं खोले। आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, अब जबकि गवर्नर ने जीतन राम मांझी को चांस दे दिया है, उन्हें मौका दे दिया है, अब क्या करेगी जेडीयू? जेडीयू भी इसका इंतजार करेगी। हमारे सामने क्या रास्ता है? राज्यपाल महोदय के जो निर्णय हैं उसने तो जोड़ तोड़ को, डराने धमकाने को, लूट खसोट को और धन के बलबूते पर मंत्री पद का, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग आप कहते हैं, उसका रास्ता खोल दिया है। और इन्हीं सारी चीजों के विरुद्ध 60 साल में गवर्नर की इसी भूमिका को लेकर के हम लोग संघर्षरत रहे हैं। अब ये रास्ता तो भ्रष्टाचार की तरफ जाता है। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास सरकार होगी, वो डराएगा भी, धमकाएगा भी, प्रलोभन भी देगा, पैसे भी देगा और लोकतंत्र एक मखौल बन करके रह जाएगा। चलिए बहुत जल्दी जनता फैसला करेगी कि किसका सियासी दांव जो है वो कामयाब हुआ है और नाकाम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया और हमारे साथ बातचीत की। केसी त्यागी जी आपका। तो इसी के साथ ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार
आर.के. लक्ष्मण का कार्टून संसार। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है और मंत्रियों के नाम भी लगभग तय कर लिए गए हैं। भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भरोसेमंद मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। केजरीवाल शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज सुबह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां चल रही हैं। 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। श्रीनगर से विधायक जितेंद्र तोमर, बाबरपुर सीट से गोपाल राय, सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार और मटिया महल से विधायक असीम अहमद और 49 दिन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। अभी पार्टी में बहुत सारी चीजों पे विचार चल रहा है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है जब तक फॉर्मली सारी चीजें क्लियर हो जाए। वहीं शाहदरा के विधायक रामनिवास गोयल को स्पीकर और शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी को डिप्टी स्पीकर बनाने पर भी चर्चा चल रही है। नहीं, पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इस विषय पर। हर टीवी चैनलों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। पार्टी ऐसा निर्णय लेती है तो मुझ पर ये विश्वास व्यक्त करती है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इससे पहले सुबह करीब 10:30 बजे केजरीवाल 7 RCR पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ये मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इस दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा। अरविंद केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया जी की प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छी मुलाकात रही है। स्वाभाविक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे में इस प्रकार का रिलेशन बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात की है कि किस प्रकार से मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाया जा सके। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। हालांकि पहले से तय कार्यक्रम की वजह से मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने शहरी विकास मंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा की थी। भावी सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। 49 दिन के काम के बूते केजरीवाल दिल्ली में फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन नए चेहरों के साथ। ये चेहरे केजरीवाल के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अपने अधूरे कामों को पूरा करने की है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखा जा रहा है। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित ने पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन की राजनीति भटकी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को चुनाव नतीजों पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। कुछ हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत कमजोरियां रह गई और यही कारण रहा कि हम इतनी ऐसी हालत पर पहुंचे। शीला दीक्षित के इस बयान से साफ है कि दिल्ली के चुनाव की हार ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह परेशान कर दिया है। जिस दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 सालों तक शासन किया, आज चुनाव में उसी पार्टी की रणनीति और रणनीतिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। कैंपेन उनकी लीडरशिप में, वो तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए था। अगर जो क्रिटिसिज्म अग्रेसिव हो सकता है तो अपने बारे में जो अच्छाइयां हैं उसको भी तो अग्रेसिव होना चाहिए ना। शीला दीक्षित ने दिल्ली के चुनाव से खुद को दूर रखा था। हालांकि दिल्ली चुनाव के प्रभारी रहे कांग्रेसी नेता पीसी चाको ने शीला दीक्षित के इन आरोपों को खारिज किया है। Not only Congress party, including BJP and other parties, and all the political pundits, all the calculations went wrong, and it was a very rare kind of phenomena which happened in Delhi. But how to rebuild the party, Congress party, is everybody's responsibility. That cannot be done by apportioning the blame each other. कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटों में से एक पर भी जीत नसीब नहीं हुई थी, जबकि 2013 के चुनाव में पार्टी को 8 सीटें मिली थी। मई में लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस को चुनाव में ये 5वां झटका लगा है। पार्टी के लिए इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये हो सकता है कि उसका परंपरागत वोट बैंक भी इस बार उससे छिटक गया। 2013 के चुनाव में 24.55% के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9.7% मत ही हासिल हुए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दिल्ली चुनाव में पार्टी की हार का असर सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रास्ते में सरकार का आगे बढ़ने का इरादा पक्का है और इन सुधारों से निवेश और नौकरियां बढ़ेंगी, गरीबी दूर होगी। दरअसल दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि सरकार अपनी नीतियों पर फिर से विचार कर सकती है और 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। दिल्ली के चुनाव में पार्टी को 70 में से सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी। The fact that 4 elections have been won and 1 has not been won is absolutely no ground for believing that there would be any slowdown. जनवरी में महंगाई दर बढ़कर 5.11% हो गई। दिसंबर में यह आंकड़ा 4.28% था। इस महंगाई दर का आकलन नए वर्ष से किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आधार वर्ष को 2009-10 से बदलकर 11-12 कर दिया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। उधर दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन गिरकर 1.7% पर पहुंच गया। नवंबर में ये दर 3.8% थी। और आइए अब देखते हैं आम बजट की तैयारियों से जुड़ी हमारी खास खबर। इस साल पेश होने वाले आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली का जोर मेक इन इंडिया को पूरी रफ्तार देने पर हो सकता है। केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन देना चाहती है, इसीलिए उद्योग जगत को अतिरिक्त रियायतों और राहतों का तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाना चाहती है। विज्ञान भवन में हुई कार्यशाला में वित्त मंत्री ने ये संकेत दिया था। उन्होंने सरकार की ओर से देश में ही उत्पाद बनाने, बेचने और निवेश के लिए जरूरी मदद और मौका देने का भरोसा दिलाया। Our initial barriers have to be lowered and perhaps even removed. If we keep the doors closed, investment won't come in, it won't trickle in. इस महीने वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कारोबार को सहूलियत देने वाले उपाय जारी रखेंगे। उद्योग जगत को भी टैक्स में रियायत की उम्मीद है। Operates on, the investment will not be coming. The investment will have to be coming only when there is a demand in the country, and unfortunately at the moment there is no demand in the country. सरकार ने ऑनलाइन एकल खिड़की के तहत ई-बिज मिशन मोड परियोजना शुरू की है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन को एक ही पोर्टल के दायरे में लाया गया है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अब तक 4,896 लोगों ने जानकारी मांगी है। इनमें 9.3% मामले खाद्य प्रसंस्करण, 6.7% IT, 6.1% नवीकरणीय ऊर्जा और 5.7% मामले इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के थे। ऑटोमोबाइल्स में 4.7% और टेक्सटाइल्स में 4.4% लोगों ने पूछताछ की। Just having clear policies and taking the decisions fast. The government has been really stalling their feet on a lot of these policies, at least with regards to the railway sector I can talk. So we just need clarity and speed. मेक इन इंडिया से जुड़े मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय से ज्यादा फंड मांगे हैं। इरादा ये है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा सकेंगे। छोटे उद्यमियों के लिए 15% उद्योग भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है। For the projects to be funded by private parties, there should be an assured income for them, because nobody will give you for charity. Everybody wants return on the investment made. So ground rules should be set. सरकार का इरादा भारत को निवेश के नजरिए से बेहतर देश बनाना है। इसी कारण मेक इन इंडिया का ऐलान पिछले बजट में किया गया था। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। लेकिन जाने से पहले आइए खेल की खबर पर नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 का आज रंगारंग समारोह के साथ आगाज हो गया, लेकिन मुकाबलों की शुरुआत 14 फरवरी से होगी। 29 मार्च तक चलने वाले क्रिकेट विश्व कप में फाइनल समेत कुल 49 मैच होंगे। 11वीं विश्व कप क्रिकेट की आज न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रंगारंग शुरुआत हो गई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कलाकारों की शानदार पेशकश ने समा बांध दिया। समारोह में विश्व कप में हिस्सा ले रही सभी 14 देशों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। भारत समेत इन देशों के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया।
हालांकि विश्व कप क्रिकेट में मुकाबलों की शुरुआत 14 फरवरी से होगी, जिसमें भारत समेत दुनिया की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 14 फरवरी को पहला मैच ग्रुप ए की टीमों न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच क्राइस्टचर्च में होगा, जबकि भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। लीग चरण में कुल 42 मैच खेले जाएंगे और 18 मार्च से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होंगे। पहला सेमीफाइनल 24 मार्च को ऑकलैंड में और दूसरा सेमीफाइनल 26 मार्च को सिडनी में होगा। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 29 मार्च को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।